स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हमारे चैनल पर पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया गया है। सब्जेक्ट फिजिक्स का और जो फिजिक्स का मैकेनिक्स पार्ट है वो कराया जा रहा है। दिस इज लेक्चर नंबर 11। बाकी जो भी प्रीवियस वीडियोस कराए गए हैं उन सब का वीडियो आपके हमारे चैनल पर द फास्ट एग्जाम एकेडमी पर प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो जो सभी स्टेट्स के एग्जाम कराए गए हैं उन सब क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया है। तो ये जो वीडियो है उन सभी एस्पिरेंट के लिए यूजफुल होगा जो पीजीटी फिजिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 100 तक कराया गया था। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 का। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वी हैव वन सॉलिड स्फीयर एंड वन वेरी थीन स्फेरिकल सेल। ओके, तो हमारे पास एक क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है और एक क्या है, थीन, बिल्कुल जिसे हम लोग हॉलो भी कहते हैं। ओके, थीन स्फीयर है, हॉलो स्फीयर भी जिसे कहते हैं। ठीक है, सेल। दे हैव आइडेंटिकल मासेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दियर रिस्पेक्टिव डायमीटर्स। ओके, तो उनका जो मास है वो भी क्या है, आइडेंटिकली है, बिल्कुल एक समान है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है, थीन स्फीयर सेल। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो भी इक्वल, जो उनका रेशियो है, ठीक है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, इक्वल है। उसके बाद कह रहा है द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई। तो इनके रेडियाई का रेशियो क्या होगा? तो वेरी सिंपल है, जो हमसे आइडेंटिकल मासेस कहा है तो लेट्स से जो दो आपके एक सॉलिड स्फीयर और जो थीन स्फीयर करके हैं सेल, इनके मासेस हम लोग क्या मान लेते हैं, m1 m2, जो कि आइडेंटिकल है तो क्या का मान लेते हैं, m मान लेते हैं। ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, पहले मैं आपको बता दूं, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड का होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके इक्वल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थीन स्फेरिकल सेल के इक्वल है। ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का होता है, लेट्स से ये क्या है, I1 और ये क्या है, I2। तो जो सॉलिड का होता है, इससे पहले भी मैं सभी का एक साथ लिखवा दिया था और कहा था कि वहां से आप इन सब चीजों को याद कर लीजिएगा। तो सिंपली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड का होता है वो क्या होता है, 2/5 mr²। तो r इज व्हाट, r1, लेट्स से क्या है, r1, और ये क्या है, m1 है। दोनों आइडेंटिकल है तो हम लोग क्या मान लेंगे, सेम। ओके, m1 m2 क्या है, m के इक्वल है। तो चूंकि स्मॉल m माने तो लेट्स से दिस इज स्मॉल m। ओके, स्मॉल m। और जो थीन का होता है स्फेरिकल का वो क्या होता है, 2/3 m2 r2 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। हमसे रेशियो क्या पूछा है, R1 रेशियो R2 का। तो सिंपली अगर मैं यहां से सॉल्व करना चाहूं तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए R1 रेशियो R2, तो लेट्स से राइट R1 रेशियो R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, नंबर एक तरफ कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5/3, और m1 m2 क्या है आपका, इक्वल है। तो यहां पर भी क्या हो गए, m1 m2 क्या थे, m थे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो जो आपका R1 R2 आएगा स्क्वायर रूट लेने पर वो क्या आ जाएगा, √5 डिवाइडेड बाई √3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, √3 √7 दिया है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है, 3/7। ऑप्शन सी क्या है, 5/7, एंड डी क्या है, √5/√3। तो यानी कि जो ऑप्शन डी है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, आई थिंक जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं मार्कर का। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
अ रिंग एक रिंग है, अ डिस्क एक डिस्क है, अ सॉलिड स्फीयर एक सॉलिड स्फीयर है, अ स्फेरिकल सेल हैव द सेम मास, सभी के मास क्या है, इक्वल है, एंड रेडियस रिस्पेक्टिवली। ओके, तो इनका रेडियस भी क्या मान लिया है, रिस्पेक्टिवली इक्वली कंसीडर कर लिया गया है। कह रहा है द बॉडी विच हैज द रेडियस which has the radius moment of inertia about the center axis। ओके, तो यहां पर हमें लगता है द बॉडी विच हैज, रेडियस नहीं होकर ये क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होगा, क्या होगा, हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जो हमारे टाइपिंग करने वाले थे उनसे कुछ मिस टाइप हो गया है। एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक रिंग है, एक डिस्क है, एक सॉलिड स्फीयर और एक स्फेरिकल सेल है, जिनके सबके मास सेम और रेडियस भी क्या सेम कंसीडर किए गए हैं। अब आपको बताना है कि उन सभी बॉडीज में से, जो रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है, इन सब में से सबसे अधिक द हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा, अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। ओके, तो सिंपली मैं आपको कल भी नोट कराया था, आज करा दे रहा हूं। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई ऑफ रिंग ना जी, तो रिंग का जो होता है वो आपका कितना होता है, एम आर स्क्वायर। ओके, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ऑफ डिस्क, ठीक है, तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आपका क्या होता है, 1/2 एम आर स्क्वायर होता है। और जो सॉलिड का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, वो क्या होता है सॉलिड स्फीयर का, 2/5 एम आर स्क्वायर। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ऑफ स्फेरिकल सेल, तो स्फेरिकल सेल का कितना होता है, क्या होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट किसका आएगा इसमें से। सो जो रिंग होता है ये क्या दिया है, एम आर स्क्वायर, तो ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इस चीज को ऐसे भी समझिए, जब 1/2 करेंगे तब भी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम आर स्क्वायर की वैल्यू कम हो जाएगी, 2/5 करने पर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड 2/3 करने पर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमेशा ये 1 से वैल्यू क्या आएगी, लेस आएगी, बट ये आपका फुल्ली क्या है, 1 है, एम आर स्क्वायर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग टेबल, एक रोटेटिंग टेबल पे जो लड़का है वो खड़ा हुआ है, विथ डम्बल्स इन हिज हैंड, ये क्या होना चाहिए, हैंड होना चाहिए। ही सडनली विथड्रॉ हिज हैंड टू हिज चेस्ट, अपने चेस्ट अपनी तरफ क्या किया, खींच लिया। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेबल विल बी, ओके, क्या होना चाहिए, विल होना चाहिए। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, देखिए क्या हुआ, एक लड़का डंबल लिया, अपने हाथ को फैला लिया और उस रोटेटिंग टेबल पे खड़ा हो गया, वो रोटेट कर रहा था। अब वो अचानक से क्या किया, अपने डंबल को अपनी तरफ खींच लिया, मानो जैसे हाथ नीचे कर लिया। अब आपसे पूछ रहा है कि इस केस में एंगुलर वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, या बी जो आपको कह रहा है इंक्रीज करेगा, सी कह रहा है कि रिमेन सेम रहेगा, या बिकम 0। तो सिंपली सी बात है, जब आप उसे कम करेंगे, यानी कि जब आप अपनी तरफ खींच लेंगे, तो वेलोसिटी क्या करती है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, आप इसे प्रैक्टिकली भी रियलाइज कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अ सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट टॉर्क देन इट्स, ठीक है, एक सिस्टम को सब्जेक्टेड क्या मान लिया कि कांस्टेंट टॉर्क है, टॉर्क इसका क्या है, कांस्टेंट है। तो सिस्टम क्या कर, देन इट्स सिस्टम इट्स लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व, इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व, या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, या सी दिया है बोथ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व, या एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम दोनों क्या हो जाएंगे, कंजर्व हो जाएंगे। डी आपसे कह रहा है द एंगुलर मोमेंटम विल इंक्रीज कंटिन्यूसली। तो देखिए गाइस, आप ध्यान रखिएगा, जब टार्क जो है कांस्टेंट लिया जाता है और
उस समय जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या आता है, आपका कंजर्व होता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया है और एंगुलर वेलोसिटी क्या दिया है, v दिया। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। तो आपको ये पता होगा जो प्रोडक्ट होता है एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और एंगुलर वेलोसिटी का, ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो ये किसके इक्वल होगा, एंगुलर मोमेंटम के। ओके गाइस, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इफ द अर्थ इज ट्रीटेड एज ए स्फीयर ऑफ रेडियस m एंड मास m, ठीक है, इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस रोटेशन विथ पीरियड t इज, ठीक है, टाइम पीरियड के साथ पूछ रहा है कि अर्थ है जिसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि मास क्या है, m है, और रेडियस क्या है, r है। तो इस कंडीशन पे जो इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन विथ टाइम पीरियड। तो आपसे क्या पूछा है, एंगुलर मोमेंटम पूछा है। तो मैं आपको बता दूं जो एंगुलर मोमेंटम का अभी जस्ट हम लोग फार्मूला लिखे हैं, क्या था एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या था, I इंटू ओमेगा था। तो ये बताइए जो अर्थ होता है इसे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, सॉलिड स्फीयर। अभी जस्ट मैंने सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये क्या हो जाएगा, mr²। उसके बाद ओमेगा को, क्योंकि हमसे टाइम पीरियड के टर्म में पूछा है, क्या लिख सकते हैं, 2π डिवाइडेड बाई t। अब सिंपली हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4/5 m हो जाएगा, r² पाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड क्या हो जाएगा, t। तो आप देखिए तो ये क्या मिल रहा है, 4mr² पाई डिवाइडेड बाई 5t। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, एज वी कैन सी ए आपका क्या दिया है, mr² डिवाइडेड बाई 2π पाई mr³ डिवाइडेड बाई t, 4π mr² डिवाइडेड बाई 5t। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 10 kg and 4 kg are connected by a spring of negligible mass and placed on a frictionless horizontal surface। देखिए दो ब्लॉक्स है जिसके मास क्या दिए हैं, 10 kg एंड 4 kg। हम लोग क्या कर लेते हैं, एक न्यू पेज ले लेते हैं, उस पर सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपली यहां से हम लोग एक पेज ले लेते हैं। देखिए टू ब्लॉक्स है जिसके मासेस m1 क्या दिया है, 10 kg, m2 आपको कितना दिया है, 4 kg। ओके, और आपसे क्या कह रहा है, आर कनेक्टेड बाई अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। एन इम्पल्स गिव्स अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड to the heavier block in the direction of the lighter block, the velocity of the center of mass। ओके, ठीक है। तो देखिए impulse of the velocity of 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर to the heavier block in the direction of lighter block। तो ये lighter block क्या होगा, रुका रहेगा, heavier block जो है वो मूव कर रहा था कितने, 14 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, ओके, स्पीड से। तो ये क्या हो जाएगा, लेट v1 कितना हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड, और v2 हमारा क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो सेंटर ऑफ वेलोसिटी जो होगा यानी कि vcm। ओके, तो इसका फार्मूला आप पढ़े होंगे, तो क्या होता है m1 v1
प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है था M1 प्लस M2। तो सिंपली अगर मैं यहां से सॉल्व कर दूं तो VCM M1 का वैल्यू कितना दिया है 10, M1 की वैल्यू कितना दिया गया है 10, V1 इज व्हाट 14, ओके ओके, और M2 की वैल्यू क्या दिया है, M2 की वैल्यू हमारा क्या है 4 इंटू V2 क्या है 0 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो M1 आपका कितना है 10, M2 आपका क्या है 4। तो देखो VCM बराबर यहां से क्या हो जाएगा, तो 14 इंटू 10 कितना आ जाएगा 140, और प्लस 4 0 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं VCM बराबर 140 डिवाइडेड बाई 14, 14 10 जा, तो VCM कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्या दिया है आपका, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहां पे रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट शुरू हो गया है आज के वीडियो में, ये इसी से लिंक हो गया, अटैच हो गया। क्वेश्चन टाइप करते वक्त शायद जो टाइपराइटर थे वो ध्यान नहीं दिए, कल मैं सेपरेटली इसे जो मैकेनिक्स का है वो टॉपिक हो गया है। ठीक है, तो कल मैं इसमें जो रहेगा अलग से इसका वीडियो अलग के नाम से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से करके अपलोड करूंगा। ठीक है, देखिए क्या दिया है आपका, कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस। तो जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है। तो सिंपली आप पढ़े होंगे टाउ बराबर क्या होता है पी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, या टाउ इक्वल टू क्या होता है पी क्रॉस ई, सॉरी पी डॉट होता है, से सॉरी ये क्रॉस नहीं, ये क्या होता है डॉट होता है। ओके, टाउ क्या होता है टार्क होता है, टाउ क्या होता है टार्क होता है। इसका फिगर अगर आपको याद हो तो ये हमारा क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसी में हम लोग क्या करते हैं एक डाइपोल को उठा के रख देते हैं। ओके, इस डाइपोल पे एक क्लियर फिगर कट कर लेते हैं। देखिए सिंपली क्या होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इसमें एक डाइपोल जब प्लेस की जाती है लाइक दिस, तो इस डाइपोल को यू नो वेरिएबल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, द डाइपोल, डाइपोल यानी जिसके दो सिरे हों। ठीक है, तो P क्या होता है 2QL होता है, तो ये जो लेंथ होता है इनके बीच स्मॉल डिस्टेंस वही क्या होता है 2L होता है, और एक चार्ज होता है। अब ये फोर्स कहाँ मूव करता है अप डायरेक्शन में, ये कहाँ मूव करता है डाउन डायरेक्शन में। ठीक है, ये फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का किस पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, जिसकी वजह से ये क्या करता है रोटेट करना शुरू करता है। तो टाउ इक्वल टू क्या होगा पीई कॉस ऑफ थीटा, जिसे हम लोग लिख सकते हैं पीई। तो ये पी तुम्हारा क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। ओके, क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। और जब इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है टॉर्क मिलता है, फोर्स ऑफ टॉर्क, क्योंकि ये फोर्स अप्लाइड करता है जिसकी वजह से ये क्या करता है रोटेट करता है किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा फोर्स ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फोर्स ऑफ टॉर्क, ये सिंपली टॉर्क कहा जाता है। क्या टाइप कर दिया, ये सिंपली क्या होता है टॉर्क होता है, ना कि फोर्स ऑफ टॉर्क। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है आपका, द वेलोसिटी ऑफ इन अ 5 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर पाइप इज 0.63 मीटर पर सेकेंड। ओके, the velocity in a 3 centimeter internal diameter pipe with connect the first one is। ओके, तो देखिए सिंपली हमसे क्या कहा है, सिंपली हमसे जो कहा गया है कि एक 5 सेंटीमीटर जो 5 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर का पाइप है उसमें वेलोसिटी क्या दिया गया है, मान लीजिए v1 आपका कितना दिया है 0.3 मीटर पर सेकेंड।
ओके। और जो आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, लेट से ये क्या है आपका आर है, ठीक है, सॉरी D1 है, क्योंकि डायमीटर की बात हो रही है तो इसे चेंज कर लेते हैं ना जी। क्या दिया है, इंटरनल डायमीटर पाइप इज, तो इसे हम लोग क्या मान लेते हैं D1। D1 आपका कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, सॉरी ये क्या है आपका 5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस में अगर हम चेंज करें तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ होता है, तो ये कितना आ जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। ओके, आगे आपसे क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ 3 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूं, एक जो दूसरा पाइप जुड़ा गया है जिसका डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना आएगा 3/2 सेंटीमीटर। ओके, वन मोर थिंग वी शुड बी चेंजेस हियर, 5/2 सेंटीमीटर का मीटर में क्या होगा 10⁻², और यहां पर भी क्या हो जाएगा 3/2 10⁻² मीटर। ओके ओके, तो सिंपली देखिए क्या हो जाएगा यहां पर 3। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि हमसे जो पूछा गया है कि अब ये वेलोसिटी जो होगी दूसरे डायमीटर पाइप की, जिसका डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर, इस 3 सेंटीमीटर के पाइप वाले का, देखिए हुआ क्या, एक 5 सेंटीमीटर का डायमीटर वाला जो पाइप है उसमें जो मूव कर रहा था, लेफ्ट से वाटर जो मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी क्या थी 0.63 थी। अब एक दूसरे पाइप को जोड़ा गया जिसकी डायमीटर कितना था 3 सेंटीमीटर था। अब आपसे पूछ रहा है कि इस समय वेलोसिटी क्या होगी दूसरे पाइप की, इंक्रीज मतलब कितना होगा। तो सिंपली देखिए ऑप्शन 1.75 दिया है, 1.50 दिया है, 3 दिया है और 9 दिया है। तो एक बात ये जानते हैं, अगर ये साइज कम करेगा, जो पाइप का डायमीटर कम करेगा, उसकी वजह से वेलोसिटी क्या होती है इंक्रीज करती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमसे जो दूसरे पाइप का वेलोसिटी पूछा है उसे क्या कर लेते हैं V2 मान लेते हैं। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ कंटिन्यूटी या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फ्लो ऑफ कंटिन्यूटी, ओके, कंटिन्यूटी ऑफ लिक्विड क्या होता है A1 V1 बराबर A2 V2, जिसे हिंदी में कहते हैं अविरतता का सिद्धांत, ठीक है। क्या होगा, एरिया का क्या हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर होता है तो पाई R1 का स्क्वायर V1, पाई R2 का स्क्वायर V2। ओके, तो पाई से पाई तो पहले कैंसिल कर दीजिए, हमें देखिए V2 चाहिए, तो सिंपली हम लोग क्या लिख लें R1 डिवाइडेड बाई R2, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V2। अब सिंपली हम वैल्यू पुट कर लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या होगा यहां से हमारा V2 इक्वल टू R1 बाई R2, तो R1 हमारा कितना आया था 5/2 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई R2 हमारा कितना था 3/2 10⁻², इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। ओके, और इंटू में हमारा क्या था 0.63, तो स्पेस कम है तो नीचे लिख लेते हैं अगले रो में। ओके, देखिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसे अगले रो में लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.63 हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा यहां से क्या आंसर आएगा देख लेते हैं, V2 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, मैं क्या कर रहा हूं इसे 2 बार लिख ले रहा हूं, 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 0.63। मैंने इसे इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये हमारा 3 से कट जाएगा और सोल्यूशन जो है वो इजी तरीके से आ जाएगा। तो 3 1 जा 3 होगा, ये जब कट करेंगे तो कितना आएगा 0.32 जा 6, 3 1 जा 3, फिर हम अगर 3 से कट करें तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.07,
ओके, अब हमारा जो V2 का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, जो हमारा V2 आएगा वो क्या होगा, V2 इक्वल टू 5 इंटू 5 25 डिवाइडेड बाई 0.7, यही आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, और सॉरी ये डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमरेटर में होगा, क्या होगा, इंटू 0.07। ओके, क्या आया था हमारा, चेक कर लेते हैं एक बार, 0.07 आया था। बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, देखिए 7 5 जा 35, 3 हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 3 कितना हो जाएगा 17। ओके, और पॉइंट कितने पे है, 2 पे, तो यह क्या हो जाएगा 2 पे पॉइंट V2, यानी कि 1.75 मीटर पर सेकेंड। यह वेलोसिटी कब होगी, जब आप उस दूसरी पाइप का डायमीटर कितना रखेंगे, 3 सेंटीमीटर, यानी कि जब उस पाइप का रेडियस और या कह सकते हैं डायमीटर कम होगा तो वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर आपको ये रियलाइज करना है तो आप सिंपली देखिए, पानी फ्लो कर रहा होगा किसी पाइप के थ्रू, उस पाइप का साइज आप छोटा या उसके आगे कोई छोटी सी पाइप लगाइए जिसका रेडियस कम हो, तो आप देखेंगे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाउ हाई वुड वाटर राइज इन द पाइप्स ऑफ अ बिल्डिंग इफ द वाटर प्रेशर gas shows the pressure at the ground floor to be 300 kPa। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा। ओके, तो सिंपली देखिए, हमारा जो दिया है प्रेशर रो कितना, प्रेशर P कितना दिया है 300 kPa। अब अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 इंटू 10⁻3, ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का। ओके, तो आप जानते हैं जो फार्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, जो फार्मूला होता है हमारा P इक्वल टू रो जी एच, जो हमें एच फाइंड करना है। ओके, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, P इक्वल टू कितना लिख देंगे, 300 इंटू 10⁻3 इक्वल टू रो की वैल्यू कितनी होगी, वाटर डेंसिटी 3, उसके बाद G हो जाएगा, G की वैल्यू कितनी होती है 9.8 इंटू एच जो हमसे पूछा है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप देखिए ये 10⁻3, ये 10⁻3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 9.8। अब हम सिंपली इसे सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए अगर 2 से कट करें तो ये कितना हो जाएगा 150, और ये 2 से कट करें तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 48, 98। ओके, अब सिंपली यहां से हम डिवाइड कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 4.8। तो देखिए आप सॉल्व कर लीजिए, वैसे भी अगर 5 मान के चले तो 5 3 जा कितना होता है 15 हो जाएगा, यानी कि ये 13.6 मीटर आएगा। तो देखिए जो ऑप्शन फर्स्ट दिया है वो 95.5 मीटर दिया है, बी ऑप्शन 45.3 दिया है, सी ऑप्शन 40.2 दिया है, और डी आपका क्या दिया है 30.6 दिया है, और यही हमारा आंसर भी आया है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए, या किसी तरह का कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी हमसे जुड़ सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।